चलिए अपने टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे थे, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्रैकर के सम्स में हमें एक टॉपिक मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसको बोलते हैं ईवीए। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में उसको दूसरे चैप्टर में दिया और यहाँ पे इन्होंने सम्स इस चैप्टर के साथ रख दिए। एनीवे फर्क कुछ नहीं पड़ता, अपना टॉपिक तो पढ़ना ही है। मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ ही इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। अब आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो पहला चैप्टर है एफएम का, चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन, उसकी थियरी में उन्होंने समझाया है व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, व्हाट इज ईवी। एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के ऊपर कैलकुलेशन है, बट क्योंकि उस कैलकुलेशन में यही टॉपिक्स यूज होते हैं, केडी और एवरीथिंग, तो इस हिसाब से सीओसी वाला पार्ट यूज होता है। तो साथ में अगर हम कर लें सॉल्व तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अपने कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एग्जैक्टली है क्या, इसका फॉर्मूला जो है कैसे वर्क करता है, एंड देन हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकली काफी रिलेवेंट है। अगेन सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने अच्छी कोशिश की है कि जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते हैं और फालतू टॉपिक्स नहीं है। तो अननेसेसरी कुछ नहीं पढ़ रहे हो कि आगे जाके कुछ काम नहीं आएगा, और प्रैक्टिकली ये टॉपिक यूज होता है। तो पहले बेस समझते हैं उसका। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवी। इसको अगर फॉर्मूला वाइज में बात करूं डायरेक्ट, फॉर्मूला ऐसा कुछ है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सीओसी, जो भी आप बोल लो, दिस इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब बोलना क्या चाह रहे हैं, पॉइंट ये है कि हम पर्टिकुलरली जो भी बिजनेस कर रहे हैं किसी कंपनी के नाम से, तो हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंसेप्ट देखा ना, वही कंटिन्यू हो रहा है। हमने क्या देखा कि भाई बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा यूजुअली हमारे पास होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से फंड बोरो करते हैं। जब बोरोइंग होती है तो या तो डेट के नाम से होती है, या इक्विटी के नाम से होती है, या प्रेफरेंस के नाम से होती है। आप किसी भी नाम से कैपिटल उठा लो, उसका एक कॉस्ट है जो आपको बेयर करना पड़ रहा है, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप डेट ले रहे हो तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, अगर आप प्रेफरेंस पे इशू कर रहे हो या इक्विटी पे तो यू हैव टू पे डिविडेंड। प्रेफरेंस में वो डिविडेंड थोड़ा हाई होता है और फिक्स होता है, इक्विटी वाले में डिविडेंड वेरी कर सकता है, मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, दैट इज वेरिएबल। तो ये सारे एस्पेक्ट्स अपन बात कर चुके हैं। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इसमें एक स्टेप आगे जाके आपको सोचने के लिए बोल रहा है कि जब कोई पर्टिकुलर बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमारा एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ऑफ द कंपनी, जिसको हम WACC बोल रहे थे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कंपनी जो भी कमा रही है उसमें से इतना तो उनको बांटना है, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में बांटना है। तो जो एक्चुअल रिटर्न होगा कंपनी का वो इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। कंपनी जो कमा रही है वो इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा उनको सस्टेन करने के लिए, या कम कमाएंगे तो चलेगा, ज्यादा ही कमाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का मतलब कंपनी के जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस है, जो बिजनेस वो कर रही है, सेल्स है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। उन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से ही तो ये पे ऑफ होता है WACC, उसी में से चुकाया जाएगा डिविडेंड और इंटरेस्ट। उसके बाद कुछ सरप्लस बचना चाहिए ना, वही तो फिर आगे काम आएगा अगले साल बिजनेस चलाने के लिए। आप उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोल सकते हो, दूसरे तरीके से बात वही होगी। ये जो अमाउंट है ना, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सिंपल टर्म्स में। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब कंपनी ने जितना भी कैपिटल रेज किया जिससे वो बिजनेस कर रही है और उसी से उसने प्रॉफिट कमाया, अपने प्रॉफिट में से सारा पैसा बांटने के बाद, डिविडेंड बांट दिया, इंटरेस्ट बांट दिया, उसके बाद कंपनी के हाथ में जो भी बचा वो है कंपनी की नेट वेल्थ। वो अमाउंट कंपनी के ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट होगा और उसी में से एक्चुअली में कंपनी का ग्रोथ होगा। और ये बात हमने डिविडेंड वाले टॉपिक में भी देखी थी कि भाई ईपीएस का एक हिस्सा हम डिविडेंड के फॉर्म में बांट देते हैं, दूसरे हिस्सा क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। रिटेन अर्निंग्स का होता क्या है? बिजनेस में रीइन्वेस्ट होता है। तो जब रीइन्वेस्ट होगा तो उन पैसों पे भी तो अगले साल प्रॉफिट जनरेट होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। तो कंपनी का फ्यूचर जो है वो इस सरप्लस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो सिचुएशन रिवर्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज में भी अपने बात कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट याद कर लो, आर वर्सेस पी। डिविडेंड डिसीजन में बात हो रही थी ना कि हम ज्यादा कमा के दे सकते हैं, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अगर आर पी से ज्यादा है तो डिविडेंड पे आउट कितना होगा? 0। अगर ये आर जो है वो पी से कम है तो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, मैक्सिमम पूरा दे दो। फिर आप रख के क्या करोगे? वही सारी सोच यहाँ पे भी आ रही है। तो अगर कंपनी जो भी रिटर्न कमा रही है, यहाँ के ही था, के के बदले में केसी कर देता हूँ क्योंकि हमको ओवरऑल कॉस्ट की बात करना है। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हो तो कुछ हाथ में बच रहा है, और ओवरऑल कॉस्ट से कम कमा रहे हो तो कितने दिन कंपनी चलेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? फिर तो कैपिटल में से चुकाते जाओगे, फंड खत्म हो जाएगा। मतलब ब्याज ज्यादा है, कमाई कम है। मैंने 10% पे मार्केट से पैसा उठाया और मैं 8% बचा रहा हूँ, तो ऊपर का 2% कहाँ से आएगा? कैपिटल में से देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, तो एक दिन कंपनी बंद।
तो सस्टेन तो लॉन्ग टर्म में कभी होनी ही नहीं वाली। तो हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि जो रिटर्न हम कमा रहे हैं और जो कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, रिटर्न ज्यादा हो कॉस्ट कम हो, ताकि कॉस्ट देने के बाद भी हाथ में कुछ बचे। तो जो हाथ में बच रहा है ना सरप्लस, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आपकी एक्चुअल में कंपनी में वैल्यू एडिशन तो इतनी हो रही है, बात समझ आ रही है? मार्केट से आपने टोटल डब्ल्यूएसीसी पे मान लो 11% पे पैसे उठाए और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है परसेंटेज में वो 16% बन रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी में वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? सिर्फ 5%। 16 कमाते हो, 11 तो खर्च कर देते हो, बचता क्या है? 5 ही तो बचता है। तो ये 5 ही तो आपका वैल्यू बढ़ा रहा है। तो अगर आपकी कैपिटल 100 रुपए की थी तो एक साल के बाद कितनी हो जाएगी? 105। समझ आ रहा है? 116 थोड़ी होगी, क्योंकि 116 होते 11 चला भी जाएगा तो बचेगा क्या? 5 ही तो बचेगा। तो जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना कंपनी की कैपिटल में, वो इस सरप्लस अमाउंट से हो रहा है, डिफरेंस के अमाउंट से हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो इसको अपने बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब बोला प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ रेलेवेंट है जो इतनी बात हो रही है? बैंक वाले आपकी कंपनी को फंडिंग देते टाइम ये फैक्टर देखते हैं। कोई भी आपकी कंपनी को डेट देगा तो ये फैक्टर देखेगा, और ये कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक बात है। अगर आप मुझसे आज पैसे उधार मांगोगे तो मैं ये तो देखूंगा ना आपकी पे ऑफ करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप मेरा पैसा यूज कहाँ करने वाले। बैंक वाले ऐसे थोड़ी लोन उठा के दे देते हैं, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है, बिजनेस फाइनेंशियल समझाने पड़ते हैं, एक प्रोजेक्शन देना पड़ता है कि आज मैं आपसे अगर 5 करोड़ का लोन ले रहा हूँ आपकी बैंक से, वो 5 करोड़ से बिजनेस करूंगा तो प्रोजेक्शन क्या है, सीए की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है या जो बिजनेस ये लोग करने की बात कर रहे हैं, जितनी कैपिटल लगा रहे हैं, जितनी मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, आइडियली अगले 5 साल में इतना बिजनेस बनेगा और इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। सब कुछ एक आइडियल सिचुएशन में कैलकुलेट किया हुआ है। रियल लाइफ में ऊपर नीचे हो भी सकता है, बट टू द बेस्ट ऑफ द अजम्पशंस हमने लिए हुए, तो भाई इतना कमाएंगे। फिर बैंक वाले देखते कि अच्छा हमारा इंटरेस्ट 10% है, इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल रहा है 13%, 15%, 18%, 20%, तो हमारा पैसा सेफ है। ब्याज तो ब्याज, कैपिटल भी तो वापस लेनी, जो इनको उधार दे रहे हैं वो भी तो वापस चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स इवेल्युएट करने के बाद ही बैंक वाले सोचते हैं कि लोन देना है कि नहीं देना। तो अगर पहले ही आपकी जो प्रॉब्लम है ये वाली है तो बात खत्म हो गई, फिर लोन मिलेगा ही नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कंसिडर होते हैं। उसके बाद फिनांसिंग होती है। पैसा देने वाला 100 सवाल पूछेगा, सही जवाब दोगे, सेटिस्फैक्टरी आंसर दोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो ऐसे कोई पैसे उठा के देने वाला नहीं है। आप ही सोच लो, आप पैसे दे दोगे किसी को बिना इवैल्यूएशन के, नहीं नहीं ये बिजनेस है अच्छा है, अरे भाई तू पहले नंबर्स बता, मेरे को थोड़ा स्टडी करने दे, मेरा पैसा भी तो सेफ रहना चाहिए, इंटरेस्ट तो निकालना ही है, मेरा जो दिया हुआ पैसा वो भी डुबा दिया तो ऐसे थोड़ी पैसे दे दूंगा। तो ये सब चीजें इवैल्यूएशन में काम आती है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज व्हाट ईवीए। तो कंसेप्ट वाली चीज तो इतनी है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। जो फॉर्मूला मैंने बोला वही वापस लिख रहा हूं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डब्ल्यूसीसी बोल लो, सीओसी लिख लो चलेगा। अब इन टर्म्स पे बात कर लेते हैं, फॉर्मूला के टर्म्स की एग्जैक्टली क्या है। व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ये टर्म कहीं अभी तक अपन ने यूज नहीं किया, हमने पीएटी देखा था, बट इसमें और पीएटी में फर्क है। फर्क क्या है समझो, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। अपन ने कैश फ्लो देखा था, ईबीआईटी याद है, तो उसमें से माइनस हुआ इंटरेस्ट, फिर आया ईबीटी, फिर माइनस किया आपने टैक्स, फिर उसके बाद आया पीएटी, ये तो आपको पता है। फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, बचा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये फ्लो रहता है। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, और ये है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओवरऑल नेट प्रॉफिट में फर्क होता है, और वो फर्क क्यों है वो समझना है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर। अब अगर बोले सर ये नहीं कैलकुलेट करना, ये वाला करना, तो क्या करें? तो देखो सेम कैश फ्लो में हम क्या करेंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम नहीं करेंगे, डायरेक्टली टैक्स माइनस करेंगे। ये जो आएगा ना, इसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थोड़ा टेक्निकली रीजन समझाता हूँ। बोले सर इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, माइनस क्यों नहीं करेंगे? इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट, इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन का खर्चा। इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो फाइनेंस कॉस्ट है, इट इज नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल एक्सपेंस तो उसमें कवर होना ही नहीं चाहिए। हम यहाँ से बिजनेस ऑपरेशन से कमाए हुए पैसे की बात कर रहे हैं, तो जो खर्चा लिया ना, ईबीआईटी जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके पहले जो भी एक्सपेंसेस लेस हुए होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस कौन से रहे होंगे? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चलाने का खर्चा, ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन, फैक्ट्री चलाने में जो खर्चा हो रहा है, मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सब पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस टेक्निकली, डेफिनेशन वाइज। तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने चाहिए। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता नहीं, इसलिए माइनस नहीं करेंगे।
तो अगर आप माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें ऑपरेटिंग खर्चे भी माइनस हो गए, फाइनेंशियल खर्चे माइनस हो गए। लेकिन ये वाले टॉपिक में हमने फाइनेंशियल खर्चे माइनस नहीं किए पर्पसफुली, बिकॉज वी वांटेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए क्यों, खर्चा तो हुआ ही है ना इंटरेस्ट का, पीएटी क्यों नहीं यूज कर रहे। अब उसका दूसरा रीजन बताता हूँ, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके बदले हम अननेसेसरी इस पे क्यों जा रहे हैं। ये देखो, ये इसका नाम वैसे क्या है, WACC। WACC का फॉर्मूला क्या है, ये था ना। आप देख लो WACC में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में KD इंटरेस्ट। तो आप जब प्रॉफिट्स में से या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो चीज माइनस कर रहे हो उसमें ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट कॉस्ट कंसीडर की है, समझ आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बदले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते तो क्या गलत हो जाता, दो बार माइनस हो गया। बस ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर पीएटी ले रहे हो, पीएटी मींस इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, तो फिर आपको यहाँ पे जो लेना होता उसमें फिर ये पार्ट छोड़ना पड़ता। दो बार थोड़ी माइनस करोगे, एक बार इंटरेस्ट भरा है, दो बार माइनस कर दिया, तो या तो इसमें से माइनस करो या इसमें से करो। अब क्योंकि WACC तो आप पूरा टुगेदर गिनते ही है, तो बेटर है फिर यहाँ से मत माइनस करो। तो यहाँ पे अगर आप पीएटी ले लोगे और यहाँ COC ले लोगे तो दोनों पर इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस हो गया। तो इन्होंने बोला कि फिर यहाँ पे काम करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो और उसमें से पूरा WACC माइनस कर दो। तो WACC में आपका इंटरेस्ट वाला इफेक्ट अपने आप आ ही जाता है, दो बार देने की जरूरत नहीं। इसलिए ये अननेसेसरी अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, तो पीएटी यूज करते थे सीधा सीधा। बट पीएटी यूज करने जाओगे तो फिर WACC में ये उड़ाना पड़ेगा, और WACC तो पूरा साथ में गिनते ही हो, तो उसमें मेहनत हो जाएगी। तो कोई एक जगह तो मेहनत करनी है, तो उल्टा इसमें से माइनस करने के बदले आप यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस ही मत करो और सीधा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो। बात समझ आ गई। और इसी पे रहते हैं अपन, WACC तो आपको ऑलरेडी पता है। देखो ये जो पार्ट है ना अपना सेकंड हाफ फॉर्मूला का, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसमें मेरा कुछ भी समझाना बाकी नहीं। पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितना पड़ा ये सब कुछ कवर हो गया, बात ही खत्म हो गई। हम इसी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा है। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिनने के हमारे पास कैलकुलेशन वाइज दो तरीके, एक वही जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई EBIT लो और उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो डायरेक्ट, जो बचा वो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो सीधा सीधा तरीका हो गया, लेकिन एग्जाम में हम लोग घुमाते हैं। एग्जाम में आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो और आपको जाना हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो कैसे जाएंगे, है कोई रास्ता? प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दूं तो आ जाना चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बात अपन कुछ नंबर्स लेके टैली करते हैं, जो आपने बोला ये जो अपन कर रहे हैं सही है, लेकिन कुछ नंबर्स के साथ इस चीज को एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। कुछ इसमें मिस्टेक है या फिर सही है मालूम पड़ता है। कुछ डेटा फ्रेम करते हैं। EBIT है कंपनी का 10 लाख रुपए, सिंपल नंबर्स दे रहा हूँ। इंटरेस्ट कॉस्ट है 2 लाख रुपए, ये सब हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं। अगर आप इसको माइनस करते हो तो उसी फ्लो में लिख देता हूँ, इसमें नंबर दिखाएंगे। तो EBT कितना आएगा, 8 लाख रुपए। कुछ टैक्स का रेट होना चाहिए, टैक्स का रेट स्टैंडर्ड कंपनीज वाला 30%। 30% टैक्स रेट मतलब 2,40,000, ये माइनस बचा कितना, 5,60,000। ये टैक्स माइनस करने के बाद जो आया इसको क्या बोलेंगे, PAT। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर आप कोई से डायरेक्टली नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिनना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो EBIT ले लो 10 लाख रुपए, उसमें से इंटरेस्ट के नाम पे कुछ भी माइनस मत करो, जो रहेगा वो तो 10 लाख ही रहेगा। इसी में से डायरेक्टली आप टैक्स माइनस कर दो, दिस इज अगेन EBIT ओनली। इसमें से आप टैक्स माइनस कर दो 30% मतलब 3 लाख। जो बचा वो क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख रुपीस हो गया। ये सीधा रास्ता है। बट बोले आपको अगर PAT दे रखा हो और PAT से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5,60,000 जो अपने केस में है। आपने बोला इसमें इंटरेस्ट प्लस करना, इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख करो प्लस, मैच हुआ। एक चीज भूल गया, टैक्स का इफेक्ट। ये जो इंटरेस्ट यहाँ माइनस किया था इसका असर टैक्स पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आपने जो एड बैक किया उसमें आपने सिर्फ इंटरेस्ट एड बैक किया,
अगर आप इंटरेस्ट का खर्चा नहीं क्लेम करोगे तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा, वो रिवर्स इफेक्ट, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। समझ आ रही है? देखो, इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम कर रहे हो तो टैक्स कितना जा रहा है? 240। इंटरेस्ट का खर्चा नहीं क्लेम कर रहे हो, टैक्स कितना जा रहा है? 3 लाख। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इंटरेस्ट का कॉस्ट अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है? कितने से बढ़ रही है? 60,000। कितना डिफरेंस? 60,000। टैक्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा ना और ज्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा तो आपने क्लेम ही नहीं किया, टैक्स का खर्चा माइनस करोगे तो आ जाएगा। और मैच हो रहा है? बात समझ आई? अब इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को अपन थोड़ा सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दो, पीएटी प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, दिस इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आपके दोनों इफेक्ट साथ में आ गए। मतलब पीएटी प्लस केडी कर दो ना, सिंपल। केडी परसेंटेज में होता है, नोट अपन एब्सोल्यूट नंबर कर रहे हैं, पीएटी प्लस केडी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो था 5,60,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट तो करना ही है, लेकिन नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट आपका था कितना? 2 लाख, उसमें से 30% टैक्स माइनस करो तो कितना बचा? 1,40,000। तो 1,40,000 मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ये होगा 1,40,000। आगे 7 लाख, ये आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये क्या किया वो यहीं पे आपके सामने, 2 लाख रुपए का खर्चा जैसे रिवर्स करोगे, खर्चा नहीं क्लेम करना, यही हो रहा है ना, तो खर्चा क्लेम नहीं करोगे टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका 60,000 का डिफरेंस था वो आपके सामने। कुछ बात समझ आ रही है? ये सोचने वाली चीज है, फॉर्मूला पे जाना चाहिए सीधा, पीएटी प्लस केडी। केडी इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स नॉट इन परसेंटेज। 2 लाख का इंटरेस्ट जैसे आप ऐड बैक करोगे आपका 60,000 का खर्चा बढ़ जाएगा, और वो बात यहाँ से आपको पता चल जाएगी। तो नेट जो ऐड बैक हो रहा है 140 हो रहा है, उसी से वो टैली भी हो रहा है। देखो, तो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपने ट्रेडिशनल तरीके से निकाला, ट्रेडिशनल में ऐसे मान लो इसको, और ये जो है दूसरे मेथड से निकाला आपने, पीएटी टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाना है, दोनों पता होने चाहिए। क्योंकि सम में आपको डेटा में इसके अकॉर्डिंग दिया होगा या इसके अकॉर्डिंग भी डोंट नो, फिर अगर ये दिया होगा और आप ये समझ के गए होगे तो पता ही नहीं चलेगा, और सिर्फ गलती से इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया, आपने सोचा कि ना इंटरेस्ट ऐड बैक होना चाहिए बट टैक्स वाला पार्ट भूल गए, फिर गलत हो जाएगा। तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वे आउट, ट्रेडिशनल वाला, और ये दूसरा पीएटी के बेसिस पे, पीएटी टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे जाना है। देख लो आराम से, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। सारी चीजें आपके सामने ही है, कैसे भी गोल गोल घुमा लो आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी इसमें बाकी नहीं बचा है। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, मैं पूरा नॉर्मल कैश फ्लो क्या होता है, ईबीआईटी से लेके हम पीएटी पे कैसे जाता है, तो उसमें तो फिक्स मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस होता है। फिर मैंने बोला अगर आपको पीएटी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो आप इसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट छोड़ दो, इंटरेस्ट माइनस मत करो। इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली आ जाएगा। बट इसमें आप देखो आपका टैक्स का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि जैसे 2 लाख का खर्चा आपने कम किया उस पर 30% जो सेविंग हो रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से सेविंग होती है, वो सेविंग आपकी चली गई। तो 2 लाख का खर्चा आपने क्लेम नहीं किया ना, तो आपका टैक्स 60,000 से बढ़ गया। ये वही है 2 लाख पे 30% टैक्स सेविंग्स, ठीक है, तो वो बढ़ गया। और दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपको पीएटी दे रखा हो और वहां से आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना हो, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऐड बैक करने से काम नहीं चलेगा, टैक्स का इफेक्ट भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो यू हैव टू ऐड बैक इंटरेस्ट बट यू हैव टू डिडक्ट टैक्स। पीएटी प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, तो टैक्स भी तो बढ़ गया ना, फिर खर्चा भी तो बढ़ेगा, तो वो माइनस हो गया ये। तो माइनस करने के बाद आपका आंसर आया, और ये आंसर मैच होते ही समझ आ गया कि सही, अभी मैच नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो पता चल रहा था गलत है, टैक्स माइनस किया ना तो आ गया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, पीएटी प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ये भी चलेगा, ठीक। बोलो आप कुछ कंफ्यूजन इसमें समझ आया? तो फॉर्मूला के अंदर जो कुछ यूज हो रहा है वो पूरा आपका कंप्लीट ईवीए हो गया, कुछ नहीं बचा, बिकॉज हम सीओसी के बाद पढ़ रहे हैं तो आपको सीओसी पूरा पता है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम चुका देते हैं, जो बचता है वो हमारे हाथ में सरप्लस, उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ये वाला, ये कंप्लीट हो गया। ये पार्ट भी पूरा समझ लिया, ये भी समझ लिया, माइनस करेंगे ईवी आ जाएगा। तो जो सम्स करने वाले हैं उसमें फॉर्मूला लगाना है बस। तो फॉर्मूला ये यहाँ तक जाने के लिए ये दोनों चीजें गिननी पड़ेगी, जितनी वो गिनवाएंगे। अब वो सम के वेटेज पे डिपेंड करता है, छोटा क्वेश्चन पूछना है तो ज्यादा चीजें आपको दे रखी होंगी, बड़ा क्वेश्चन पूछना है तो ज्यादा गिनवाएंगे, तो वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। ये फॉर्मेट होता है वैसे। आपको ये कुछ लिखना है तो ये वाला लिख लो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, कंसेप्ट वाला पार्ट तो पूरा हो गया।
हो गया, नोट कर लिया? कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। कंसेप्ट वाइज पूरा क्लियर? ठीक है, अब सम्स देख लेते हैं, फैक्टर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, पेज 14.12। सम्स फिर वापस एक जैसे, एक दो सम समझ में आ जाएंगे ना तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। बोला कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, ईवीए कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन दे रखी है ईयर वाइज, इक्विटी, डेट, पीएटी, आरएफ, बीटा, आरएम, टैक्स रेट, ये सब दे रखा है। अब ईवीए कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डब्ल्यूएसीसी। क्या 14.12 प्रॉब्लम नंबर 3 तो एक ही है, मिल जाएगा। हाँ, क्या सम नहीं मिल रहा क्या? कहाँ रहते हो, ध्यान दो। पूरे चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम नंबर 3 है, 14.12 भी एक ही। चलो मिला? हाँ, तो ईवीए कैलकुलेट करना, अपना फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डब्ल्यूएसीसी। तो ये दोनों टर्म्स हमें इवैल्यूएट करने हैं। अब ईयर वाइज गिनना है, कोई भी एक साल का पहले गिन लो, एक आपको करवा देता हूँ, बाकी का आप कंप्लीट कर सकते हैं। 21-22 से स्टार्ट कर देते हैं। इक्विटी 10 लाख रुपए, डेट 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 10% और पीएटी जो आपको दे रखा है वो है 2 लाख रुपए। अब पहले तो चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका जुगाड़ करते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 3, फाइनेंशियल ईयर है 2021। एग्जाम में वैसे टेबल बना के तीनों एक साथ भी गिन सकते हो, जैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन किया वो बेटर रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पर्टिकुलर्स क्या है ना, बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे। अगर सेम पर्टिकुलर्स हो और नंबर ऑफ ईयर्स का कैलकुलेशन है तो पर्टिकुलर्स एक बार लिखो और कॉलम्स ही बना लो, तो प्रेजेंटेशन में क्या टाइम बचता है, क्योंकि हर चीज आप 3 बार लिखोगे तो 3 सम करने के बराबर हो गया। पर्टिकुलर्स एक बार लिख के अमाउंट ही भरने हैं तो काम जल्दी हो जाता है, वैसा है। बट अभी कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले एक समझा रहा हूँ ताकि बाकी दोनों फिर आप खुद से गिनो। ईवीए, ईवीए में चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डब्ल्यूएसीसी। पहले इस पे बात कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या डेटा दे रखा है, पीएटी दिया हुआ है, तो देखो पीएटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ईवीआईटी तो है ही नहीं, तो पीएटी आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। तो पता होना चाहिए ना कि इसमें ऐड बैक करना है, इंटरेस्ट ऐड होगा, टैक्स माइनस होगा, ऐसे समझ लो। इंटरेस्ट कितना आपने पे किया, मतलब सर 21-22 में आपने इंटरेस्ट कितना दिया, सॉरी ये 21 बोलो इंटरेस्ट कितना पे किया आपने? 10,000। कहाँ से? 50,000। बोलो इंटरेस्ट कॉस्ट, ये खाली इंटरेस्ट कॉस्ट तो बताओ। 50,000 कैसे आया? 5 लाख से उधार कितना लिया है? 5 लाख। ब्याज का रेट क्या है? 10%। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 50,000। बात समझिए, सिंपल है ना, 50,000 ही तो आएगा। 5 लाख रुपए का डेट और उस पर 10% इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50,000। तो इंटरेस्ट ऐड बैक करोगे ना 50,000, बट फिर इसमें जो टैक्स सेविंग हो रहा था वो चला गया ना, तो टैक्स सेविंग आपको माइनस करना पड़ेगा, वो रिवर्स हो गया। टैक्स का रेट क्या चल रहा है? 40%। तो ये 50,000 पे जो 40% बचत हो रही थी अब वो नहीं होगी, वो 40% माइनस हो जाएगा, मतलब 20,000। बात समझ आई? अल्टीमेटली जो आया वो है आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, समझ आ रहा है? इसी चीज को ये लोग कंबाइनली बोलते हैं इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, ऐसे लिखते हैं। बात वही होगी, इंटरेस्ट है 50,000 इनटू 1 माइनस टैक्स, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा
30,000 आए, ये 30,000 ही तो हो रहा है। क्यों? आपको हर तरीके से बता दें, 1 माइनस टैक्स करके करना है तो भी कर सकते हो, प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग करना है तो भी कर सकते हो, कैसे भी करो आंसर तो सेम ही है। आपको जो बात समझ में आ जाए सेम ही है। बोलो कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, तो फॉर्मूला का पहला पार्ट तो आ गया, 2,30,000। सेकेंड पार्ट चाहिए ना, WACC। अब WACC गिनने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या डेट है, क्या इक्विटी है, उसके वेट्स क्या है, वो सब निकालना पड़ेगा। तो उस पार्ट पे चलते हैं। इक्विटी 10 लाख रुपए, डेट 5 लाख, ये है। टोटल कितना हो गया 15, और उसमें है ही। इसमें से आपको वेट चलो यहाँ पे देख लो। अब वो वीडियो के हिसाब से मैं एक बार ये कंटेंट रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो उसमें फिर वो कवर अप होगा नहीं। तो उसमें ये वाला पार्ट जो था ईवीए वाला, वो तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि नॉट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कैसे आ रहा है। ये स्लाइड जो है मैं एक बार फिर से इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि भाई WACC वाला पार्ट या COC वाला पार्ट कैसे निकालना है। तो इक्विटी आपको दे रखी है 10 लाख रुपए, डेट आपको दे रखा है 5 लाख रुपए, तो टोटल इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। वो टर्म भी यहाँ पे एक बार नोट कर देते हैं क्योंकि अगले समय में फिर वो वर्ड मिलेगा तो आपके ध्यान में रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल आपने इतनी कैपिटल लगाई ना इक्विटी और डेट मिला के, मैं बार बार बोल तो रहा था, मैंने कभी लिखा नहीं। अब पॉइंट ये है कि WACC निकालने के लिए इसमें से आपको मिल जाएंगे वेट्स। 15 लाख में से 10 लाख इक्विटी अपना 2/3 वैल्यू है 10/15, और ये 5/15 1/3 आ गया। तो वेट्स दोनों के मिल गए। अब KE और KD चाहिए। KD निकालने के लिए वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, नथिंग न्यू, ये COC में अपने कर चुके हैं। इससे आपका KD आ गया 6%। KE वाला जो पार्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा अलग अलग मेथड्स है, CAPM, अर्निंग्स, डिविडेंड, ग्रोथ, ये सब ऑप्शंस है। डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो ये RF, बीटा, RM ये सब अगर दिया है ना तो क्लियर इंडिकेशन है कि भाई CAPM मॉडल यूज करना है। ये वैल्यूज लगा के आपको डायरेक्टली मिल जाएगा KE। अब WACC फाइंड आउट करने के लिए जितना कंटेंट चाहिए वो सारा हमारे पास है, वेट्स और कॉस्ट। अब ये जो चीजें आ गई तो इन सबको मिला के हम WACC इजीली निकाल सकते हैं, वही वेट इनटू कॉस्ट करके और प्लस कर दो। इससे आपका WACC आ रहा है 11.47%। WACC परसेंटेज में तो आ गया, बट हमें EVA निकालने के लिए तो नंबर चाहिए ना, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर मिलेगा कैसे? वेरी सिंपल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड पे मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल ये 15 लाख रुपए। अब मैं इस पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? लॉजिकल है। 11.47% WACC includes everything. It includes equity cost, it includes cost of debt, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो हम ये परसेंटेज जिस अमाउंट पे लगाएंगे वो अमाउंट भी तो टोटल ही होना चाहिए ना। तो 15 लाख रुपए पे आप ये 11.47% जब अप्लाई करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा ये 1,72,050 रुपीज। ये एग्जैक्टली क्या है? दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डिविडेंड कॉस्ट। तो ये जो है ना टोटल आ गया एवरेज, इसमें आपने इंटरेस्ट भी चुका दिया और डिविडेंड भी पे कर दिया। ये फिर अदरवाइज अलग अलग गिनना पड़ता है, बट वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब इतना सब गिन ही दिया तो सेपरेटली गिनने क्यों जाएंगे? तो सीधा हम टोटल वैल्यू पे एवरेज वेट लगा के एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। तो दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमारा जो फॉर्मूला है EVA वाला, उसमें हमें दो चीजें चाहिए थी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन ने पहले ढूंढ लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने अभी निकाल लिया, माइनस कर दो जो बचा, ये जो सरप्लस जिसको हम बोलते हैं, दिस सरप्लस इज EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। मतलब मेरी कंपनी ने जितना ऑपरेटिंग बिजनेस करके पैसा कमाया उसमें से सब आउटसाइडर्स का मतलब डेट और इंटरेस्ट और जो भी इक्विटी है उनके डिविडेंड वो पे ऑफ करने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में ये बचा। अब कंपनी की जो ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15 लाख रुपए, कहीं ना कहीं उसमें ये प्लस हो गया, तो अगले साल उनके हाथ में कैपिटल बढ़ जाएगी। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट एवरी ईयर चलता रहेगा। ये पैसा कंपनी करेगी क्या? बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेगी, इससे अगले साल और कमाएगी, उसमें से भी कुछ बचेगा वो भी रीइन्वेस्ट करेगी। तो एवरी ईयर जो आपका ग्रोथ हो रहा है ना वो इस अमाउंट से हो रहा है, जितना भी EVA आ रहा है। बैंक वाले ये फैक्टर देखते हैं। EVA पॉजिटिव आने का मतलब है कि भाई इस कंपनी को लोन देने में टेंशन नहीं। यही उल्टे नंबर्स होते हैं। और EVA नेगेटिव आता है तो क्या होता है भाई? रिस्क है, क्योंकि सपोज रिवर्स सिचुएशन हो गई, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 1,50,000 है मान लो, और ये आपकी COC है 1,75,000। इसका मतलब कमाते 1.5 लाख बिजनेस से और ब्याज चुकाना पड़ता है 1,75,000। कितने दिन चलेगी ऐसी कंपनी? 25,000 तो जेब से गया।
जेब से पैसे डाल डाल के जेब से पैसा लाओगे कहाँ से? एक पॉइंट पे सारा फंड खत्म हो जाएगा, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये देखते ही बैंक बोलते हैं कि भाई लोन नहीं मिलेगा, आप जितना कमाते हो हमारा ब्याज कैसे करोगे, हमारा इंटरेस्ट पूरा नहीं पे कर पाओगे, कितने दिन चलेगा। ये सिचुएशन ठीक है, पॉजिटिव है तो एक बार सेफ है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लोन फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग। जो भी लेंडर होगा ना वो ये देखने के बाद डिसीजन लेगा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। और तो बहुत सारी चीजें इवेल्युएट होती है, बट ईवीए रियल में बैंक्स देखती है। तो इसमें ये टॉपिक रेलेवेंट है, इन प्रैक्टिस है, और सम्स काफी बेसिक है। ये जो आपको फॉर्मेट मैंने बताया सम्स का, अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो एक सम का फ्लो कैसा है। भाई ईवीए कैलकुलेट करने का पहले तो ये फॉर्मूला है, हमें पता है इसके लिए दो चीजें चाहिए। पहले इसका कैलकुलेशन देख लो पूरा, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हमने देखा, पीएटी में से हमने निकाल लिया। फिर इसका कैलकुलेशन देख लो, ये तो पूरा पिछला चैप्टर का टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये दोनों चीजें आने के बाद माइनस कर दो। अब सम उनको 4 मार्क्स का बनाना है, 6 मार्क्स का बनाना है, 8 मार्क्स का बनाना है, उस हिसाब से उनके पास वेरिएशन है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, इसमें केडी होता है, केई होता है, केपी होता है। सम छोटा बनाना होगा तो देखो ये चीज नहीं दी थी, इस सम में केपी कुछ नहीं था, और 1-2 मार्क्स ऐड करने होंगे तो केपी वाला पॉइंट भी डाल देंगे। तो डब्ल्यूएसएससी गिनने के लिए आपको तीनों इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। तो जितने मार्क्स देने हैं उतना आपसे मेहनत करवाएंगे, जितना सम छोटा रखना है उतनी चीजें आपको रेडीमेड दे रखी होंगी। अभी केई आपसे गिनवाया सीएपीएम करके, सम को छोटा करना है, केई डायरेक्ट दे दो, एक स्टेप कम हो गया ना तो मार्क्स कम हो गए। तो ऐसे वो लोग मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब चीजें आपके सामने। अब इसमें ऐसा कुछ है, नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर सारे पॉइंट्स? ठीक है, एक बार ये रिपीट कर दिए, नहीं तो फिर वीडियो में प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 3 था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब जो सिमिलर टाइप के सम है ना, तो आपको बता देता हूँ, जो होमवर्क के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। कोई नया पॉइंट होगा तो फिर मैं यहाँ पे रखूंगा, तो सेम टाइप का आपको दे देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5 कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सम है, 5 मार्क्स में पूछा हुआ है अगेन। तो आ रहे हैं, देखो ईवीए के क्वेश्चंस रिपीट तो हुए हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉब्लम नंबर 10 है, वो भी ईवीए का ही कंसेप्ट है। मैं देख लेता हूँ आप घर पे कर पाओगे या नहीं। हो जाएगा आराम से, कोई नया पॉइंट नहीं है। तो वो बड़ी बैलेंस शीट देख के डरना नहीं, वो बैलेंस शीट है ना, आपको वापस बना के उसको ठीक तो करना नहीं, उसमें से अपने को डेटा उठाना है। वो बैलेंस शीट देख के डरने वाली कोई बात नहीं, सेम सम। थर्टीन मैंने बाकी रखा हुआ, वो भी बाकी रखो। 14 वाला जो है आई थिंक वो भी ईवीए पे ही, 14 भी बन जाएगा, आराम से कर सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जून 18, सेम पैटर्न। फिर 17 है, 17 भी वही टाइप है, एग्जैक्ट सेम सम, कोई फर्क नहीं है। जून 19 5 मार्क्स, हर साल पूछ रहे हैं। 17 फिर 19, वो भी सेम टाइप है, एक ही जैसे सम है। अब ये 3 मार्क्स में पूछा है, छोटा सा टॉपिक है, मार्क्स जाने नहीं देते। इजी सम्स है ना, जो डिफाइंड करके बनने ही है, पढ़ के जाओ, उसमें से उसी में से तो मार्क्स बनेंगे। फिर 22 आ गया, उसमें भी अभी जो किया वैसा ही पैटर्न, वो भी रिपीट। 22 कब पूछा? दिसंबर 21, 4 मार्क्स है। जून के बाद दिसंबर, बैक टू बैक दो एग्जाम में आया, 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स की रेंज में चल रहा है। बस कंप्लीट। तो ये सारे सम्स आपके ईवीए वाले, ईवीए का पूरा टॉपिक कंसेप्ट आपका बैकअप है। अब इसमें सम्स आती है सारे करके आने, कुछ डाउट्स बचेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे। अब कल जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल देख के आना, तो अभी तक सम जो होमवर्क में दिए थे कल तक, उसमें भी कुछ बाकी हो आपका तो वो भी क्वेरी ले आओ, ये वाले भी ले आओ, तो टॉपिक अपने खत्म कर देंगे। और मॉड्यूल में जो इसकी थियरी दे रखी है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। 1-2 पेज की थियरी है और मैंने इसमें सारा कवर कर दिया है, बट क्योंकि वो चैप्टर 11 मतलब फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें थियरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ईवीए में अगर उनको कोई शॉर्ट नोट पूछनी हो कंसेप्चुअली, तो टॉपिक वहां से बन सकता है। पेज नंबर 447 वहां पे टॉपिक है, मॉड्यूल 447, इस पे ईवीए की थियरी दे रखी है।
साथ में कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आज कंसेप्ट समझाए, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ आ जाएंगे, ये साथ में कर लो। इसकी भी क्वेरी हो तो कर लेते हैं।